Okay, so recording has started and अपना उद्देश्य आज का साउंड वेव्स को एक अलग लेवल पे लेके जाने का है. ठीक है, तो साउंड वेव्स, सी वी नो दैट साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब होता है अगर ए दिस इज द डायरेक्शन इन विच वेव इज प्रोपोगेटिंग विद स्पीड वी, अगर इस दिशा में वेव जा रही है तो जो आपके मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो भी इसी लाइन के अलोंग ऑसिलेट करेंगे ऐसे. ठीक है, ऐसे ऑसिलेट करेंगे. अच्छा, साउंड को पढ़ने के लिए, इनफैक्ट किसी भी वेव को पढ़ने के लिए आपको वेव का बेसिक मैकेनिज्म का आइडिया मैं दे देता हूं. बेसिक मैकेनिज्म ये होता है कि जब जब किसी भी जगह से एक वेव गुजरती है, जब जब किसी भी जगह से एक वेव गुजरती है तो वहां पर क्या होता है, व्हाट हैपेंस हियर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, simple harmonic motion, why is it so simple? That I have already told you sometimes that simple harmonic motion simply exists in the world everywhere. जहां पर भी थोड़े बहुत oscillations होते हैं उसको अपन SHM approximate कर सकते हैं. तो जब जब किसी एक जगह से वेव गुजरेगी वहां पर क्या होता है, SHM ऑसिलेशन, है ना. और उस ऑसिलेशन को अपन क्या अप्रोक्सीमेट करते हैं, SHM. तो मुद्दे की बात यह है कि अगर इस दिशा में साउंड वेव जा रही है तो सर्टेन सी बात है कि यहाँ पे कोई सोर्स रहा होगा, यहाँ पे एक सोर्स रहा होगा जिसने बोला है, जैसे मैं फिलहाल बोल रहा हूं तो व्हेन आई टच माय वोकल कॉर्ड यू कैन सी दैट समथिंग इज वाइब्रेटिंग व्हेन यू स्पीक. तो इस तरह की जो वाइब्रेशन है वो मीडियम में प्रोपोगेट होती है आगे की तरफ. एंड नाउ आई एम गोइंग टू कंसीडर दो हवा के प्लेन्स. ऐसे मैंने दो हवा के प्लेन्स ले लिए, इसको मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूं, है ना. दिस इज माय एक्स एक्सिस. तो इस वाले का एड्रेस मैंने तुम्हें पिछली बार x बताया था और इसका एड्रेस बताया था x प्लस डेल एक्स. ओके, ये दो हवा के प्लेन्स लिए, इनका एड्रेस ले लिया अपन ने. तो कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द गैप बिटवीन देम? सर्टेनली द गैप बिटवीन देम इज डेल्टा x, है ना. डेल एक्स, स्मॉल डेल एक्स मैंने इसलिए लिया क्योंकि आगे मैंने आई कैन सी दैट आई हैव अ पार्शियल डेरिवेटिव वाला एक्सप्रेशन आने वाला है, इसलिए मैंने इसको डेल लिया, डी नहीं लिया. वरना अपन छोटे गैप को क्या लेते हैं, डी. तो अगर यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है और वेव अगर प्रोपोगेट कर रही है तो सर्टेन सी बात है कि ये जो दो हवा के प्लेन्स हैं ये अपनी जगह पे नाच रहे होंगे. और हम ये जानते हैं कि ट्रैवलिंग वेव में अगर मैं एक पार्टिसिपेंट हूं तो मेरे आगे वाला जो है उसमें और मेरे में क्या डिफरेंस होना चाहिए. अगर वेव पीछे से आ रही है तो आई विल फर्स्ट सी, आई विल लर्न, आई विल परफॉर्म, एंड व्हाइल आई परफॉर्म द आगे वाला विल लर्न एंड देन फिर वो परफॉर्म करेगा उसको. तो इसका मतलब ये है कि जो मैं अभी कर रहा हूँ वो थोड़ी देर बाद आगे वाला करेगा. इसका मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो अभी वो नहीं कर रहा, और अगर जो मैं अभी कर रहा हूँ और वो अभी नहीं कर रहा तो वो कुछ और कर रहा है, और वो जो भी कर रहा है वो नहीं है जो मैं कर रहा हूँ. तो इसका मतलब हम दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी है. और रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि हम दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़घट 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 रहा होगा, है ना. इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज. व्हाई इंक्रीज डिक्रीज एंड देन अगेन इंक्रीज? बिकॉज द इवेंट्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम पीछे आर ऑसिलेटिंग. और जब इनपुट्स ऑसिलेटिंग है तो सारे इफेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑसिलेटिंग होते हैं. तो दैट आई टोल्ड यू द अदर डे दैट अगर इस तरफ से एक वेव आ रही है और मैं उस वेव को परफॉर्म कर रहा हूं और मेरे बाद आगे वाला परफॉर्म कर रहा है, तो व्हाटएवर डिस्प्लेसमेंट्स एंड व्हाटएवर वेलोसिटी आई पोजेस एंड परफॉर्म राइट नाउ विल बी पोजेस्ड बाय द आगे वाला आफ्टर अ शॉर्ट टाइम. ऑलराइट. तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी आगे वाले की वेलोसिटी वो जो है वो कॉपी करेगा मेरे को थोड़ी सी देर के बाद. इसका मतलब है ना, आई एम रिपीटिंग व्हाट आई जस्ट सेड कि मैं जो अभी कर रहा हूँ वो थोड़ी देर बाद करेगा. इट मींस हम दोनों का वेलोसिटी सेम समय पे सेम नहीं हो सकता. इसका मतलब हम दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है और हमारा गैप बढ़घट बढ़घट रहा होगा. एंड देयरफॉर ये जो बीच का वॉल्यूम है, द डॉटेड वॉल्यूम, क्या ये भी आपको लगता है बढ़घट 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 रहा होगा? और अगर ये भी बढ़घट 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 रहा होगा तो डेफिनेट सी बात है कि एक महान चीज जो कि इस जगह का, इसका क्या कहा जा सकता है, प्रेशर. अगर वॉल्यूम अगर बढ़घट बढ़घट रहा होता है ना, वॉल्यूम अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो सर्टेन सी बात है कि वहां का प्रेशर डिक्रीज इंक्रीज होगा, है ना. वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज इंक्रीज, उल्टा चलता है. ओके. तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो प्लेन्स हैं हवा के, इनके बीच का जो प्रेशर है वो भी ऊंचा नीचे ऑसिलेट हो रहा होगा. ऑसिलेट क्यों हो रहा होगा? अरे जब इनपुट्स ऑसिलेटिंग है तो सारे इफेक्ट्स भी तो ऑसिलेटिंग होंगे. एंड देयरफॉर वी कैन एक्सप्लेन दैट साउंड वेव जब गुजरती है तो हवा के प्लेन्स लॉन्गिट्यूडनली ऑसिलेट करते हैं और उसके चलते साथ के साथ वहां पे जो प्रेशर होता है वो प्रेशर ऊंचा नीचा होता है. द प्रेशर ऑसिलेट्स. और यही प्रेशर का वेरिएशन जब हमारे कान के पर्दे के अल्ली पल्ली तरफ पहुंचता है तो इधर का प्रेशर अगर ज्यादा है और इधर का कम है तो कान का पर्दा इधर बेंड हो जाएगा. फिर वापस जब इधर का ज्यादा होगा तो इधर बेंड हो जाएगा. तो वो जो प्रेशर की वैल्यूज अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रही है तो कान का पर्दा भी उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होने लगता है और देयरफॉर दस हमें आवाज सुनाई देती है. दिस इज द बेसिक तरीका ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इनफैक्ट कहते हैं कि बातों बातों में प्रेशर वेव को क्रिएट करके समझने वाली बात मैंने आपसे की. अब मैं मैथमेटिकल शक्ल देता हूं इसको.
सपोज वेव इस तरफ जा रही है, वेव की स्पीड v है। एक बात और बता दूं मैं कि आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड 3D में होती है अंडर रूट बी बाय रो, अंडर रूट बी बाय रो। अच्छा, लेट द वेव पास ऑन। तो किसी भी इंस्टेंट पर यहाँ जो प्लेन था वो अगर अपनी जगह से सरक के कितना आगे सरका है, y सरका है, और अपने जो आगे वाला प्लेन है वो लेट से कितना सरका है, वो सरका होगा y प्लस डेल y, है ना, ये सरका होगा। तो वी कैन क्लियरली से कि इनके बीच का जो गैप है, भाई जैसे दो प्लेन्स है, एक y चला दूसरा भी y चला तो गैप तो वापस वही हो गया, लेकिन मैंने दोनों को y थोड़ा ना चलाया है, एक को चलाया y और दूसरे को भी चलाया y प्लस डेल y। So how much increment in the spacing has taken place? Del y. So let me tell you that इनके बीच का जो वॉल्यूम है, अगर सपोज मैं 3D में आपको दिखाऊं तो ये जो प्लेन्स में ले रहा हूं वो इस तरह के हैं, इस तरह के, समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसे हैं। ये पहला प्लेन है, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं, देखो, है ना, ये इस तरह का है मामला। आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग अ बेटर पिक्चर। तो ये जो पहला वाला प्लेन है ये आपका ये वाला है ना, जो x पर लोकेटेड है, और ये x प्लस डेल एक्स प्लस लोकेटेड। अब आप देखो इसके ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मैं इसका यूं मान लेता हूं कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया S है। सो व्हाट वाज द ओरिजिनल वॉल्यूम बिटवीन देम? V S डेल x, this was the original volume, and increment in the volume which right now I can experience is S del y, okay। और अगर मैं इसको डेल v by v करूं, है ना, the volumetric strain जिसको अपन कहते हैं, तो I get what? डेल y by डेल x। तो ये तो आपके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया कि भाई फिलहाल जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उसके करते आपका वॉल्यूम कितना डिफरेंट है, उसका फ्रैक्शनल चेंज आ जाता है। अच्छा, थोड़ा हमारा पुराना चैप्टर जो पढ़ा हुआ है उससे एक फॉर्मूला में उधार लेके आया हूं कि जो बल्क मॉडुलस है उसका डेफिनेशन होता है माइनस डेल्टा पी बाय दिस, एंड देयरफॉर द प्रेशर वेरिएशन कैन बी ऑब्टेन्ड एज माइनस बी, चेक इट ऑफ द कैलकुलेशन। और उसके बाद ये जो अभी आपने माइनस टाइम्स बी, इसकी वैल्यू अपन क्या लाए थे पिछले पेज पे, देखो जरा, डेल वाई बाय डेल एक्स। तो यहाँ पर फिर मैंने इसकी शक्ल बदल के पार्शियल डेरिवेटिव की शक्ल दे दी ये। सो दिस इज द एक्सप्रेशन बाय विच आई कैन ऑब्टेन द प्रेशर वेव अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेव दे रखी है तो ये बहुत काम का फॉर्मूला है। इवन ये आपके आगे जो स्टैंडिंग वेव्स आएंगी साउंड की उसको भी कन्वर्ट करने के काम आएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। लेट अस से y की वैल्यू आपकी हो गई a sin के एक्स माइनस ओमेगा टी। सपोज ये अपनी, ठहर जाओ अभी पर, जैसे कि अपन ने ये एक वेव ली है ना, ये अपन ने एक वेव ली जो कि डिस्प्लेसमेंट वेव को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मुझे इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर वेव लिखनी है तो मुझे क्या करना है, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बी ए, मतलब माइनस बी तो फॉर्मूले में ही है ये, और उसके बाद जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और साथ के साथ एक मल्टीप्लाई में के और आएगा क्योंकि अंदर से के भी आता है। सो इवेंचुअली द प्रेशर वेव कैन बी रिटन एज माइनस बी ए के। सुनने में भी अच्छा लगता है बक, क्योंकि बक ही पढ़ रहे हैं अपन, साउंड वेव्स आर एज गुड एज बक। अच्छा, ये जो बक आया है इसको आप कह सकते हो डेल्टा पी मैक्स, मतलब दिस इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड बी ए के, and with this BAK we must understand that the pressure is going to oscillate between PATM plus buck and PATM minus buck. So PATM plus BAK and PATM minus BAK बीच में oscillate करेगा, PATM being the mean value. और let me also tell you कि जो इसकी वैल्यू होती है ये करीब करीब 4 से 5 पास्कल होती है, 4 से 5 पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका होता है 1 लाख पास्कल और ये ऑसिलेट होता है 4 से 5 पास्कल। ओके, अब बोलो। सर वो जो एक फॉर्मूला था ना, क्या बोलते हैं उसका, स्पीड ऑफ पार्टिकल बराबर माइनस वी स्लोप माइनस वी वेव इनटू स्लोप वाला, हाँ, तो वो इस इन साउंड वेव्स के लिए भी वैलिड होता है, ट्रांसवर्स के लिए होता है बस? साउंड वेव्स के लिए भी होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसमें फर्क क्या है? मतलब ला सकते हैं ना?
हाँ वो बिल्कुल, whatever performance you are giving in the y direction, you are giving in this direction, तो फर्क क्या पड़ता है, वो एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, तो कहानी को आगे लेके चलते हैं। अब बात करता हूं मैं इंटेंसिटी की। ये मैं सारा रिपीट कर रहा हूं ताकि एक बार तुम भी खुद भी इसको 2 बार सुन लोगे ना, 2-3 बार, तो ज्यादा कुछ है नहीं मसला, क्योंकि अब तो मैं फटाफट ही ले रहा हूं, तुम देख रहे होगे। ओके लेट्स स्टार्ट। पीपल, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला अपन स्ट्रिंग वेव से क्या उधार लेके आए थे, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी, ये हमारा फॉर्मूला था, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी, राइट। अभी रिसेंटली पिछले पेज पे अपन ने देखा कि ये जो बी ए के था, दैट वाज योर डेल्टा पी मैक्स। फिर हम ये भी जानते हैं कि बी इंटू ए जो है, इस के की जगह आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा बाय वी, और ये आ गया डेल्टा पी मैक्स। तो यहां से मैं चाह रहा हूं कि आप a इंटू ओमेगा की वैल्यू निकाल लें, a इंटू ओमेगा की, तो वो हमारे पे क्या आ जाती है, डेल्टा पी मैक्स, मैक्स का m ही लिख रहा हूं मैं, है ना, तो इंटू आता है v डिवाइड बाय आता है b, सो दिस इज योर a ओमेगा। तो क्यों ना यहाँ पे a ओमेगा की जगह भर देते हैं। सो इंटेंसिटी फॉर साउंड इज गोना ऑक्यूपाई हाफ रो, आगे क्या भरने का है, डेल्टा पी एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू वी। फिर अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि v ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज, ये फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि लर्न करना है आपको, लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्मूला होता है ये इन 3D। तो यहां से अपन एक काम कर सकते हैं कि इफ यू फोकस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो वी स्क्वायर इज बी, रो वी स्क्वायर इज बी। सो कैन यू सी अ रो वी स्क्वायर हियर, ये रहा रो, ये रहा वी स्क्वायर, और नीचे 2 बी है तो एक बी काट देंगे। सो इवेंचुअली हमारे पास जो फॉर्मूला डेवलप होगा वो होगा I इज इक्वल टू डेल्टा पी एम स्क्वायर वी बाय 2b। बहुत ही काम का फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। तो एक ये तो आपने याद किया ही था स्ट्रिंग वेव्स के लिए, दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड फॉर इंटेंसिटी। अच्छा, इंटेंसिटी इन द केस ऑफ साउंड रिप्रेजेंट्स लाउडनेस, इंटेंसिटी का मतलब होता है लाउडनेस। और अगर आप लाइट के केस में बात करोगे तो इंटेंसिटी विल रेफर व्हाट, ब्राइटनेस। आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। अच्छा, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि हायर द फ्रीक्वेंसी पतलियर इज द आवाज। जैसे आवाज पतली होती है ना कई लोगों की, सचिन तेंदुलकर की आवाज पतली है, अमिताभ बच्चन की आवाज भारी है, तो अमिताभ बच्चन हैज गॉट लेसर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज कंपेयर टू तेंदुलकर। अगर आप तेंदुलकर को पहचानते हैं, आजकल के लोग तो विराट कोहली और वो जो दूसरे है ना जडेजा, और उनको ज्यादा पहचानते हैं। तो हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर इज द पिच, एंड पतली इज द आवाज। ओके, अच्छा अब मैं तुमको अब यहां तक सीखने के बाद मैं तुम्हें एक इंटेंसिटी का यूनिट बताना चाह रहा हूं। इंटेंसिटी का एक यूनिट है जो हमारे बड़ा काम आता है, वो है डेसिबल। छोटा डी बड़ा बी, स्टाइल देखो आप, है ना, छोटा डी बड़ा बी, डेसिबल स्केल। अब क्या है, ऐसा देखा गया कि जो इंसानी कान है, भाई हमारे को तो इंसानों से मतलब है यार, है ना, हम तो अपन के सुनने की डेटा से मतलब है। आज आप गाड़ी के टेप का वॉल्यूम कम ज्यादा करते हो, म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम कम ज्यादा करते हो, टीवी का वॉल्यूम कम ज्यादा करते हो, आपके सेट टॉप बॉक्सेस का वॉल्यूम कम ज्यादा करते हो। तो हमारे घर में एक आदत होती है कि यार जैसे वॉल्यूम 6 पे रख, वॉल्यूम 10 पे रख, वॉल्यूम 50 पे रख, वॉल्यूम 60 पे रख, क्योंकि सबके घर में एक अलग स्केल चलता है। बट हमें बड़ा आनंद आता है वॉल्यूम को मॉडिफाई करने का। अगर वो वॉल्यूम रोटर हो ऐसे, तो 0 to 40, है ना, ऐसा होता नहीं होता है। कैन यू गाइस टेल मी कि आपके घर में वॉल्यूम जो है वो किस तरह का चलता है, 0 to क्या करते हो तुम लोग, वॉल्यूम कम ज्यादा करते हो? भाई टाटा स्काई में तो वो बार ग्राफ चलता है, बार ग्राफ। कार के अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो उसमें 10, 20, 30 ऐसे चलता होगा। तो वो 10 थोड़ी होती है आवाज, क्या मतलब आवाज 10 पे रख, आवाज 20 पे रख, वो डिवाइस स्पेसिफिक, हमारे को आदत हो जाती है कि आवाज जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलानी है। तो अच्छा, मोबाइल के बॉक्सेस कभी आपने खरीदे होंगे तो उसके पीछे रिंग टोन के ऊपर एक डेसिबल लिखा होता है, डीबी लिखा होता है, डेसिबल, रिंग टोन इतनी आवाज की है इसकी। आपने कभी वॉशिंग मशीन अगर लेटेस्ट किसी ने परचेज की हो तो उस पर अगर आप नोटिस करोगे तो लिखा होगा वॉशिंग मशीन की आवाज कितनी करती है जब चलती है। तो
माइक्रोवेव आवाज कितनी करता है, कोई भी डिवाइस आपके घर में चला होती है कितनी आवाज करता है, उसके बारे में डेसिबल स्केल में लिखा होता है। तो देखो, लेट मी टेल यू दैट अगर अपन ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के जो सुनने की जो रेंज होती है, इंटेंसिटी, मैंने बोला ना इंटेंसिटी रेफर्स टू लाउडनेस, तो इंसानी कान जो है 10⁻⁻12 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर और 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर ये रेंज कैरी करता है। मतलब ये जो है ना 10⁻12 इसको आप कह सकते हो सुनना शुरू होता है यहाँ पे, ठीक है, सुनना शुरू होता है यहाँ पे, थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग, मतलब यहां से आपको सुनना शुरू होता है। मतलब जैसे कोई लोग फुसफुसा रहे हैं, जैसे मैं बहुत धीरे बोलूं अगर, क्या है बे क्या चल रहा है ना, ऐसे, तो अगर आपको सुनाई दिया, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत धीरे बोला, क्या है बे क्या चल रहा है, बहुत धीरे से बोला मैंने, तो एक होता है कि सुनना शुरू हुआ है, उसके पहले तो सुनना ही नहीं दे रहा था। कई लोग ऐसे ऐसे बात कर लेते चुप चुप के, आपको आवाज भी नहीं आती। कई लोग ऐसे मतलब बात करते तो आपको हल्की हल्की आवाज आ जाती है। तो उसको ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए तो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, यहां से आपको सुनना शुरू होता है। और ये जो है दैट स्टार्ट्स पेन, अगर आपके कान में दर्द होना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी जो है, अगर मैं बहुत जोर से बोल रहा हूं तो तुम क्या करोगे, अपने मोबाइल की जिससे भी तुम क्लास देख रहे हो, लैपटॉप की आवाज जो है वो कम कर लोगे, है ना, बिकॉज कान की एक क्षमता होती है सबकी, है ना। आप भजन सुन रहे हो या आप रॉक म्यूजिक सुन रहे हो या किसी लेक्चर को सुन रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो, बट देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीवन कि यार इससे तेज आवाज मत कर, खोपड़ा बन ना रहा है मेरा, है ना। तो इसको ये ऑन एन एवरेज रेंज है ये। अब आप नोटिस करो कि मेरे को ऐसा लगता है कि आमतौर पे 10⁻⁻8 -7 -6 ये इंटेंसिटीज हमारे लिए कंफर्टेबल होती होगी भाई, इनके बीच की तो होगी, यहाँ ये 0 है और ये मैक्स है। तो यार ये एक आम आदमी के समझने लायक बात करने का मेथड तो नहीं है कम्युनिकेट करने वाला। अगर आप नोटिस करोगे मबलू, यार जरा आवाज, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने मम्मा को कह रहे हो कि प्लीज टाटा स्काई की आवाज 10⁻⁸ वॉट्स पर मीटर स्क्वायर कर लो, आई डोंट थिंक सो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज हो सकता है आपके बेलन उड़ जाएगा कि ये ज्यादा होशियारी कर रहा होगा, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस, इसका मतलब तुम हमें जलील महसूस करवा रहे हो, हैं बेइज्जती कर रहे हो हमारी, इट माइट हैपन इन योर हाउस। बट द थिंग इज देयर हैज टू बी अ तरीका कि कॉमर्स के लोग भी इस डेटा को यूज कर सके, हालांकि समझ नहीं आएगा कुछ, लेकिन फिर भी एक ऐसा कंफर्टेबल डेटा जिससे वो यूज टू हो सके। तो अब इन्होंने क्या किया, लॉगरिथम स्केल डेवलप किया एक डेसिबल का, और फॉर्मूला क्या बनाया, तो लेट्स से फलाने डेसिबल्स, है ना, जो भी डेटा है वो डेसिबल में आएगा, और यहाँ पे होगा 10 log I/I0, वेयर I0 विल बी 10⁻⁻12 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसके ऊपर, सपोज आपने 10⁻⁸ वॉट्स पर 10⁻⁸ वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, इसको आपको डेसिबल स्केल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम ये नहीं बोलना चाहते। तो क्या करोगे आप इसको, आप इस 10⁻⁸ को ले जाके यहां फीड करोगे, और नीचे तो ये, अच्छा ये देखो ये कौन है, हु द हेल इज दिस, दिस इज योर मिनिमम लेवल ऑफ लिसनिंग। So can you tell me what decibels are going to come if I use this formula? It is equal to how much? 40. 40 डेसिबल। ठीक है, अब देखो कितना अच्छा हो गया। अच्छा इवन मैं तो कह रहा हूं आप मैक्सिमम बताओ अपना। अच्छा मजे की बात, आप पहले इसको भरना जरा, when you are listening to this you will get a 1 here, and what is log 1? 0। इसका मतलब जब ये आवाज आपके पास आ रही है तो the same range will be converted to 0 decibels, and can you tell me what is the maximum decibel quickly? अगर मैं यहां 1 भर दूं, Sir, 120. 120 डेसिबल स्केल। तो बेसिकली इंसानों की जो सुनने की रेंज है वो 0 से 120 डेसिबल कर दी गई। अब आप देखो ना, एक आम आदमी कितना अच्छा सोचे, हालांकि लोग फिर भी पता है क्या सोचेंगे, यार 60 डेसिबल की आवाज आ रही है, आधी कर दे। आधी करने का मतलब है लाउडनेस आधी नहीं होगी, क्योंकि लॉगरिथम स्केल जो मैथमेटिक्स समझता है वो समझता होगा कि यहाँ 10 की पावर का चेंज हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय अगर आप 60 डेसिबल से 70 डेसिबल जाते हो, तो आपको नहीं लगता कि एक काम करते हैं ना, 40 to 50 चलते हैं। तो अगर ये 40 डेसिबल है तो ये 10⁻⁸ है, अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करो जरा, तो ये 10 कितना हो जाएगा, -7। एंड यू थिंक दिस इज गोइंग टू कोरेस्पॉन्ड टू 50 डेसिबल? जरा एक बार कंफर्म कर लो अपने सोच को।
यस सर। यस है ना? सर। और अगर मैं 40 का 80 करता हूं तो डेसिबल में डबल हो गया, लेकिन इधर तो 10⁴ टाइम्स हो गई आवाज। तो इट्स अ लॉगरिथम स्केल। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दैट अगर आप डेसिबल स्केल में किसी चीज को डबल कर रहे हो तो वो डबल नहीं हो रहा है, वो डबल से बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके? एंड अगर आप वाकई में डबल करते हो तो कितना इंक्रीमेंट आता होगा डेसिबल में? शुड यू वर्क आउट, देखते हैं। सपोज मेरे को आई इंटेंसिटी सुनने को मिल रही थी, सो आई बाई आई नॉट, दिस वॉज बीटा 1 डेसिबल विच आई वॉज लिजनिंग, ये मैं सुन रहा था। सपोज ये बीटा 1 जो है ये बीटा 2 हो गए, एंड कब हो गए? जब मैंने इंटेंसिटी को जो मैं सुन रहा था उसको डबल करवाया, मतलब आवाज डबल करवाई मैंने। तो कैन यू टेल मी दैट बीटा 2 इज 10 log 2 प्लस बीटा 1, जरा नोटिस करें। एंड दिस इज आई गेस 3। व्हाट इज log 2? 0.3010 होता है सर क्या log 2? 0.3 होता है। 0.3 यस सर, 0.3 होता है। तो आप देखो बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज बेसिकली 3 डेसिबल्स। मतलब अगर आपको आवाज की इंटेंसिटी डबल करवानी है तो आपको कितना डेसिबल इंक्रीज करना पड़ेगा? मात्र 3 डेसिबल। तो ये लॉगरिथम स्केल के मजे हैं, लॉगरिथम स्केल के मजे हैं। तो जस्ट ये इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको मिल सकता है, आपके जेईई मेंस में आ जाए। छोटा क्वेश्चन है कि भाई इंटेंसिटी मैं इतनी सुन रहा था, बताओ मेरे को इंटेंसिटी डबल। और याद करो अपन ने एक बात और करनी है कि डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी, वो भी मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो, है ना? सारी बातें कुछ किसी न किसी चैप्टर में अपन ने कर रखी हैं, बट यहाँ जैसे पी पावर का सोर्स है, ठीक है, एंड यू आर स्टैंडिंग एट पॉइंट ए पे आप खड़े हैं जाके, तो ये डिस्टेंस अगर आर है तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंटेंसिटी यू आर एंजॉयिंग देयर? भाई ये पी पावर का सोर्स है, तो प्रति सेकंड, अगर ये 3D सोर्स है ना, ट्राई अंडरस्टैंड, अगर ये 3D सोर्स है तो क्या ये अपनी एनर्जी को स्फेरिकल, एक स्फीयर के तरफ स्फेरिकल स्टाइल में अपनी एनर्जी को फेंक देता होगा? ऐसे हर दिशा में फेंकता होगा। तो अगर ये पी वॉट्स का सोर्स है तो ये तो हर ओरिएंटेशन में, जैसे पानी में आप पत्थर फेंकते हो तो सर्कल बड़ा होता है, वैसे ही हवा में जब आप बोलते हो तो एक स्फेरिकल स्टाइल में, जैसे मैंने बोला एक शब्द बोला ए, तो वो ए मेरे को सेंटर मान के हर दिशा में स्फेरिकल स्टाइल में चला जाएगा। तो अगर एक पी वाट का सोर्स है, पी वॉट्स, ऐसे वॉट्स होता है लेकिन वाट बोलने का अपने आनंद देख, सो पी वॉट्स का सोर्स है, तो कैन वी फाइंड आउट व्हाट इज द इंटेंसिटी हियर? इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम तो ये है, और पर यूनिट एरिया के लिए आप 4πr² से डिवाइड कर दो। सो व्हाट यू कैन सी फॉर पॉइंट सोर्स इज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू दिस। तो अब आप देखो, ऐसा सवाल आपसे कोई पूछ सकता है कि एक काम करने का है मेरे को, अभी मेरे को जो भी डेसिबल में इंटेंसिटी सुनाई दे रही है ना, मेरे को उस इंटेंसिटी को 3 कम करने का है, 3 डेसिबल कम करने का है। 3 डेसिबल कम करने का क्या मतलब हुआ छात्रों? आधी करनी है इंटेंसिटी। हाफ। अगर इंटेंसिटी आधी करनी है तो आपको डिस्टेंस कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? इंक्रीज ही करना पड़ेगा ना भाई, आपको सुनने में बहुत जोर से लग रहा है तो दूर बैठ जाओ थोड़ा सा। सो हाउ विल यू यूज दिस फॉर्मूला? आई नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2 आर डैश स्क्वायर। सो व्हाट इज आर डैश पीपल? √2 टाइम्स आर। तो मतलब अगर आप 100 मीटर पे बैठे हो, 100 मीटर पे, तो 141 मीटर पे जाके बैठ जाओ, आपको आवाज आधी सुनाई देगी इंटेंसिटी वाइज। एम आई क्लियर? यस सर। है ना? तो ये इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको आने चाहिए, ठीक है? तो कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूं। वैसे देखो रिकॉर्ड हो रहा है तो यू कैन लिसन टू दिस लेक्चर वंस और ट्वाइस, क्योंकि देखो मैं बताऊं ना, ये मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं सो दैट जब भी आपको लगता है, क्योंकि वेव्स एक ऐसा चैप्टर जिसमें आपको टीचर से वापस सुनने का मन करता है, तो अगर आपके पास एक रिकॉर्डेड फाइल रहती है ना, तो यू कैन प्ले इट व्हेनेवर यू वांट। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद इंटरफियरेंस, क्योंकि देखो अब अपने को पढ़ना तो इंटरफियरेंस है, और यहाँ पे आनंद आपको, आज आपको एक गजब की चीज सीखने को मिलेगी इस लेक्चर में, है ना? तो इंटरफियरेंस, अब अपन ये बात बखूबी जानते हैं
कि अगर किसी एक जगह से वेव गुजरती है तो वहां क्या होता है, SHM। किसी एक जगह पे वेव गुजरती है तो वहां क्या होता है, SHM। किसी एक जगह पे अगर दो वेव गुजरती हैं तो वहां पर क्या होएगा, दो SHM। और दो SHM को कैसे स्टडी करते हैं अपन, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। अर्थात अगर आपके पास दो SHM आए हैं, एक A1 एम्पलीट्यूड का और एक A2 एम्पलीट्यूड का, और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है फाई। आई मीन टू से, अगर ये एक SHM है जिसका वेक्टर का लेंथ A1 है, दूसरा एक SHM है जिसका वेक्टर का लेंथ A2 है, ये दोनों ही सेम ओमेगा के हैं क्योंकि हम सिंप्लीफाइड वर्जन पढ़ना चाह रहे हैं। एंड सपोज इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई है, तो ये दो SHM एक साथ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो क्या तुम में से कोई बता सकता है कि हमें इसको कैसे डील करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू? अगर दो शब्द तुम्हें बोलने हो तो कोई भी एक स्टूडेंट वेक्टर बोल देगा, रिजल्टेंट, वेक्टर रिजल्टेंट। हमको इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट निकाल लेना चाहिए। और अगर ये इसका वेक्टर रिजल्टेंट है ये, तो लेट अस से इसका मैग्नीट्यूड है A, लंबाई जो भी रिजल्ट आया है, और ना A1 होगा ना A2 होगा, वहां पे परफॉर्मेंस क्या होगी, A। वहां पे A परफॉर्म होगा, और उसका राइट नाउ सिचुएशन ये जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया बीच में, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूले क्या होते हैं वेक्टर समेशन के? देखो ये आपको है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है 12th क्लास में, उसमें भी काफी यूजफुल रहेंगे ये फंडे फेजर के। इसलिए आई वुड रियली वांट कि आप फेजर को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करें, समझें, दिमाग लगाएं, सोचें एंड एब्जॉर्ब करके रखें। याद रखें कि हमने अजम्पशंस क्या सोचे हैं। A1 A2 इन दोनों को आप जोड़ रहे हो तो हमारा बेसिक अजम्पशन ये है कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब है दोनों का ओमेगा सेम होता है, सेम फ्रीक्वेंसी के सोर्सेस को क्या कहते हैं, कोहेरेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको होना चाहिए। अभी मैंने पिछले पेज पे आपको एक बात पढ़ाई थी, मैं पॉइंट सोर्सेस को थोड़ा डिटेल में ले रहा हूँ ना, पॉइंट साउंड सोर्सेस को मैं थोड़ा डिटेल में ले रहा हूँ। पिछले पेज पे आपने अभी देखा ही है जस्ट कि इंटेंसिटी वाज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो कैन आई पीपल कैन आई राइट I एज सम कांस्टेंट K into r²? जरा नोटिस करना, एक बड़ा रिजल्ट आने वाला है आपके सामने। लिख सकते हैं ना, K इज सम रैंडम कांस्टेंट, यार कोई भी हो, हमें क्या मतलब है। और वैसे तो तुम्हें पता ही है ना कांस्टेंट क्या था, वो ये बाय हाफ r² होगा ओमेगा ना स्क्वायर A² था ना सर। I equals K by r² होगा ना? अच्छा हाँ मैंने सर, किया, K बाय होगा। ओके तो यहां अपन देख रहे हैं कि इंटेंसिटी वाज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। एंड तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें, I इज इक्वल टू K/r²। ओके, तो ये तो अपन ने खैर लिख दिया। इसके अलावा अपन एक बात और कर सकते हैं कि इंटेंसिटी इज, यहां लिखता हूं देखो मैं, इंटेंसिटी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू A²। ये बात तो अपने को पता ही है। आर यू ओके विद दिस? ये तो है सिचुएशनल, Yes, sir. ये तो सिचुएशनल है, और ये क्या है, ये आपका यूनिवर्सल है। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं I इज इक्वल टू K इंटू A²? ये लिख सकता हूं कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी अगले पेज पे, I इज इक्वल टू K इंटू A²। तो इसको लेके मैं अगले पेज पे चल रहा हूं। शुड यू स्क्वायर बोथ साइड्स? थोड़ा फैला फैला के लिख रहा हूं मैं, कोई पर्पस है मेरा। क्या ये सही लिखा है? स्क्वायर किया मैंने, है ना? तो अब आप नोटिस करें, मैंने इसको फैला के लिखा है, कोई एक बड़ा लॉजिक। मैं अभी दोनों तरफ K से मल्टीप्लाई करूंगा। सो इफ आई मल्टीप्लाई K बोथ साइड्स, वही वाला K है जो पिछले पेज पे दिखाया था, अंडर रूट के। अब जरा देख के बताओ, आई थिंक इसमें कोई गुनाह नहीं किया अपन ने, बहुत नॉर्मल सी बात की है। अब आप सोचें कि सिंस इंटेंसिटी इज K², कैन आई नाउ प्रेजेंट I रिजल्टेंट इज इक्वल टू, ये क्या है, I1। अगर अकेला A1 एम्पलीट्यूड का वेव आ रहा होता तो इंटेंसिटी I1 होती। ये आपके सामने एक नया फॉर्मूला प्रकट हो गया। मतलब आप देखो, आपके पास एक फॉर्मूला तो था, दो वेव्स आ रही हैं, उनके एम्पलीट्यूडों को जोड़कर पता लगाना कि एक्चुअली में क्या एम्पलीट्यूड वहां क्रिएट होगा, है ना? दो वेव्स आ रही थी आपके पास, दोनों का एक का एम्पलीट्यूड A1 था, एक का एम्पलीट्यूड A2 था। तो दो वेव्स आ रही थी, उन दोनों को जोड़ के जो एम्पलीट्यूड वहां परफॉर्म होगा वो निकालने का फॉर्मूला ये रहा।
अभी मैंने क्या निकाल दिया, सपोज आपके एक वेव की जो लाउडनेस रिप्रेजेंट करने वाली इंटेंसिटी है वो आ रही थी I1 और दूसरे वेव की लाउडनेस रिप्रेजेंट करने वाली इंटेंसिटी है I2। तो मेरे पास एक तरफ से I1 आ रही थी, एक तरफ से I2 आ रही थी, दोनों को मिला के जब मैंने सुना तो मेरे को क्या सुनाई देगा, I। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन जस्ट सिंगल फॉर्मूला, I1 I2 plus 2 root I1 I2 cos phi, to be remembered day and night। रट्टा मारें इसका, सर बहुत काम का फॉर्मूला। हाँ बोलो। सर ये इंटेंसिटी स्केलर नहीं होती मतलब? स्केलर ही तो है। अरे तो फॉर्मूला ऐसा भाई, एक बात बता मेरे को, इसको तुम ऐसे सोचो कि अपन ने इसको तुम ऐसे सोचो कि अपन ने वेलोसिटी जो कि वेक्टर होती है उससे एनर्जी जोड़ी है। तुम आज अगर वेलोसिटी वेक्टर्स जोड़ते हो, v1 और v2 वेक्टर को जोड़ोगे, वेलोसिटी को, दो वेलोसिटी को जोड़ोगे तो तीसरी वेलोसिटी आएगी, राइट? लेकिन Yes, अगर मैं sir. उनको स्क्वायर करके एनर्जी का फॉर्मूला लिखूंगा तो समथिंग लाइक दिस विल बी क्रिएटेड। टू वेलोसिटी वेक्टर्स। वो भी ठीक है सर। सर सर इसमें अगर हम कहें कि जैसे रूट आई